सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है राष्ट्र डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमेशा मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं आप लोगों को, लेकिन आज मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करा रहा हूं एक हमारे एक्स स्टूडेंट हैं राष्ट्र डिफेंस एकेडमी के, जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है एयर फोर्स एक्स ग्रुप में और इनकी एंट्री थी 02/2020। शुरू करते हैं, इनका एक्सपीरियंस लेंगे, इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। जो आने वाले अभ्यर्थी हैं उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। पूरा सेशन मैं हिंदी में ही बातचीत करूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक मेरी बात पहुंचे और जो तैयारी कर रहे हैं उनकी सारी परेशानियां दूर हों। आदेश, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपने फ़ौज ज्वाइन करने का निर्णय क्यों लिया और फ़ौज में भी आपने इंडियन एयर फोर्स को ही क्यों चुना? देखो, फ़ौज करने का जो निर्णय है वो मुझे अपने पिताजी से मिला। मेरे पापा पुलिसमैन हैं, तो उनकी जो वर्दी देख के मुझे जो अट्रैक्शन फ़ील होता था, कहीं ना कहीं वहाँ से मुझे फ़ील हुआ कि मुझे एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी है और एक यूनिफॉर्म वाली लाइफ जीनी है। दूसरा ये था कि जब भी मैं एयर फोर्स के क्राफ्ट्स को देखता था तो उन्हें देख के मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होता था, काफ़ी अट्रैक्टिव फ़ील होता था। मेरी यही विश थी कि मैं एयर फोर्स ज्वाइन करके उन्हें फ्लाई करूं, तो इसलिए मैंने एयर फोर्स ज्वाइन किया है। बिल्कुल, जब भी हम लोग आकाश में एरोप्लेन्स को देखते हैं, एयर फोर्स के प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स जब भी नज़र आते हैं तो हमारा भी मन करता है कि हम भी इनको उड़ाएं और एयर फोर्स को ज्वाइन करें। अब एक और जो सवाल अक्सर विद्यार्थियों का रहता है कि किस तरीके से तैयारी की जाए। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि कोचिंग करें कि ना करें। तो मैं अगला जो है सवाल आदेश से यही पूछना चाहूँगा कि भाई तैयारी करना जो है उसके अंदर कोचिंग की क्या महत्वता है? कोचिंग करने वालों का ही सिलेक्शन होता है या जो बिना कोचिंग वाले हैं उनका भी सिलेक्शन हो सकता है क्या? इस पर आप क्या कहेंगे आदेश? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग लेके ही सिलेक्शन हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका सिलेक्शन बिना कोचिंग के भी हो जाता है। लेकिन जब हम बिना कोचिंग के प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं होती हैं, प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाते हैं हम, प्रॉपर मोटिवेशन नहीं होता है, प्रॉपर माहौल नहीं होता एक तरीके से। लेकिन जब हम कोचिंग ज्वाइन करके प्रिपरेशन करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट गाइडलाइंस होंगी। हमें एक्चुअल में जो एयरफोर्स में क्या आ रहा है वो पढ़ना है, उसके बारे में क्या डिटेल्स होनी चाहिए, हमारे पास कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होगा। हमारी डेली टेस्ट सीरीज़ हमें हेल्प करती हैं कि कैसे हमें एग्ज़ाम देना है। हम प्रेशराइज नहीं रहते कि हमें एग्ज़ाम में क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब हमें पहले ही बता दिया जाता है। तो इसलिए कोचिंग हमारी काफ़ी हेल्प करता है और आजकल का में ये देखा जा रहा है कि कोचिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। तो इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि कोचिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं भी एक बात अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा कि कोचिंग के बिना भी बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है, लेकिन कोचिंग आपको एक सही दिशा प्रदान करता है। क्या क्या आपको सिलेबस में पढ़ना है। कई बार हम लोग अननेसेसरी चीज़ों पे मेहनत करते हैं जो एग्ज़ाम में आती नहीं है और हमारा सिलेक्शन उसकी वजह से डिले हो जाता है। और आपको पता है कि जब भी हम लोग फ़ौज की तैयारी करते हैं तो हमें लिमिटेड चांस मिलते हैं, तो हमें बहुत ही सही गाइडेंस में तैयारी करनी चाहिए। तो कोचिंग का इसलिए काफ़ी महत्व है। आज के ज़माने में सही डायरेक्शन कोचिंग हमें प्रोवाइड करता है। मैं आदेश से ये पूछना चाहूँगा कि आपको राष्ट्र डिफेंस एकेडमी के बारे में कहाँ से पता चला और यहीं से आपने कोचिंग करने का क्यों डिसाइड किया? देखो, जब मैं कोचिंग ढूंढ रहा था, जब मैंने काफ़ी सारी कोचिंग्स में ट्राई किया तो एक बार मैं राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी भी आया। तो यहाँ मैंने एक सेमिनार अटेंड किया जहाँ पे मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव फील हुआ, काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ लगी जिन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया राष्ट्रीय डिफेंस के बारे में। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी अट्रैक्टिव लगी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने इसे चूज़ कर लिया। राष्ट्र डिफेंस एकेडमी जो है ये हमेशा से ही जो भी अपने विद्यार्थी हैं उनकी हर तरीके से मदद करती रही है और सेमिनार्स हम लोग समय समय पे करवाते रहते हैं ताकि बच्चों को पता चलता रहे आने वाली वैकेंसीज़ के बारे में और वो प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी कर सकें। अब मैं आदेश से ये पूछना चाहूँगा कि इन्होंने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है एयर फोर्स एक्स ग्रुप का, उसमें क्या क्या पूछा जाता है और किस तरीके से इन्होंने राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी के साथ अपनी तैयारी को दिशा दी?
देखिए, जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है जो कि फेज़ फर्स्ट होता है, उसमें आपके 3 एग्ज़ाम्स होते हैं एक्स ग्रुप के लिए। बेसिकली मैं एक एक्स ग्रुप की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। एक्स ग्रुप में आपका फर्स्ट पेपर होता है इंग्लिश का, सेकंड पेपर इज़ योर फिजिक्स एंड थर्ड पेपर होता है आपका मैथ्स का। इंग्लिश के पेपर में 20 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको 20 मिनट में करने होते हैं, एंड फिजिक्स के पेपर में आपके पास 25 क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी 20 मिनट में करना होता है, एंड मैथ्स के पेपर में आपके पास 25 क्वेश्चन होते हैं जिनको भी आपको 20 मिनट में करना होता है। इट मीन्स जो टोटल पेपर है वो आपका 1 आवर का पेपर होगा और आपके पास 70 क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश के पेपर के बारे में बात करूँ तो जो पेपर का लेवल है वो बिल्कुल ईजी होता है और मॉडरेट होता है। पेपर में आपके पास पहले वोकैब के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ आपके पास पैसेज के क्वेश्चंस आ गए, कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। जनरली ग्रामेटिकल पार्ट अटैम्प्ट करना इजी नहीं होता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप वोकैब पार्ट अटैम्प्ट करें एंड पैसेज पार्ट ट्राई करें, इससे आपका सिलेक्शन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। फिजिक्स में हमारे पास होते हैं 13 to 15 न्यूमेरिकल्स होंगे, 13 to 15 हमारे पास थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत ही ईजी होते हैं। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो न्यूमेरिकल्स और थ्योरी की तो आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हो। मैथमेटिक्स का लेवल भी बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल होता है, बिल्कुल मॉडरेट लेवल होता है। आप डेली प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को। जनरली मैथमेटिक्स में आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो प्रीफर करता वो होता है डिफरेंशिएशन, हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया, एलजेब्रा हो गया, ट्रिगो हो गई। ये सारे क्वेश्चंस में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 2 to 3 क्वेश्चंस इन टॉपिक से आ जाते हैं। थैंक यू सर। अब मैं आदेश से ये पूछना चाहूँगा कि जब यहाँ पे क्लासरूम में आपको पढ़ाते थे तो क्लास का स्टैंडर्ड कैसा रहता था, टेस्ट सीरीज़ वगैरह आपकी होती थी क्या, और उन सब चीज़ों का क्या रोल रहता है एक तैयारी करने वाले विद्यार्थी के जीवन में? मैं बताना चाहूँगा आपको, जो राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी है उसका सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि वो टू द पॉइंट स्टडी करवाता है हमको। एक्चुअल जो हमारे पास एयरफोर्स में जो चीज़ आने वाली है, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे वो हमें पहले से प्रैक्टिस करवा दिए गए थे। हमारा जो प्रिपरेशन था वो एनडीए लेवल का प्रिपरेशन था, जो कि काफ़ी अच्छा लेवल है कंपेरिजन टू एयरफोर्स। तो हमें जब एनडीए की प्रिपरेशन करवाई जा रही थी तो उससे हमें ये हो गया कि हम एयरफोर्स के क्वेश्चन तो ईजिली कर सकते हैं। और बिल्कुल डेली टेस्ट सीरीज़ होती थी हमारी, डेली क्वेश्चन सेट्स दिए जाते थे, जिससे हमारी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होती गई, एक्यूरेसी भी हमारे में आ गई है और काफ़ी अच्छी स्पीड भी बन गई थी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की। हमें बता दिया जाता था कि आपको कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें हमें बताई गई थी। बिल्कुल, सभी दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ का महत्व बहुत ज़्यादा है। लगातार आप टेस्ट देते रहिए, जिससे आप अपनी तैयारी का एक सही एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कौन से पार्ट में मैं कमज़ोर हूँ, कहाँ मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अब मैं आदेश से ये पूछना चाहूँगा कि रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब तक आ जाता है और उसके आगे भी कोई प्रोसेस है क्या, किस तरीके से आगे की प्रक्रिया है, उसके बारे में आप मुझे थोड़ा बताइए। देखिए, जो आपका फेज़ फर्स्ट हो जाता है उसके बाद आपका रिज़ल्ट आता है लगभग 15 to 20 डेज़ में। जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है फेज़ फर्स्ट का तो आपका सेकंड स्टेप होता है फेज़ 2, जिसमें आपको फिज़िकल देना होता है, उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो फेज़ 2 जनरली सबसे पहले स्टार्ट होता है फ़िज़िकल से। आपको फ़िज़िकल देना होगा जिसमें आपकी रनिंग होगी 1600 मीटर की, जो कि आपको कंप्लीट करनी है 6.5 मिनट्स में। उसके बाद 10 पुशअप्स होते हैं, 10 स्क्वाट्स होते हैं, 20 सिटअप्स होंगे आपके पास। बस इसके अलावा फ़िज़िकल में कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल ईजी फ़िज़िकल होता है। फिर हमारे पास इस बार एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो हमारे ऐड हुई है, दैट इज़ कॉल्ड योर डीएफटी टेस्ट। सबसे पहले हमारे पास एसआरटी टेस्ट होता है, साइकोलॉजी टेस्ट। जनरली हमारे लिए हमारी लाइफ में सबसे पहला पेपर था साइकोलॉजी का, क्योंकि रिटन तो हम हमेशा देते आए हैं लेकिन साइकोलॉजी के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इस चीज़ में हमें कोचिंग ने काफ़ी हेल्प करी थी। उन्होंने हमारे लिए काफ़ी टेस्ट सीरीज़ भी दी थी इस चीज़ के लिए। हमें बताया था कि आपको साइकोलॉजी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। सेम टू सेम तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लेवल तक हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम थे वहाँ पर। मतलब अप्रॉक्स 70% जो हमें मटेरियल यहाँ पढ़ाया गया था, जो क्वेश्चंस कराए गए थे, वो एक्चुअल वहाँ पे हमें मिले। तो इसलिए हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया साइकोलॉजी टेस्ट। फिर जो आपका डीएफटी टेस्ट होता है वो इंग्लिश का बेसिक टेस्ट होता है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, जो कि आपने फर्स्ट के टाइम की थी, बिल्कुल उससे बिल्कुल थोड़ा इजी लेवल का स्टैंडर्ड पेपर आता है आपके पास, जो कि बहुत इजी होता है। हमें सिर्फ 50% मार्क्स स्कोर करना होता है, जिसमें कोई भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बिल्कुल, अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा कि डीएफटी, ये जो इंग्लिश का एक बेसिक टेस्ट था,
वो इसी बार से एयरफोर्स की भर्ती प्रक्रिया में लिया गया है। इससे पहले डीएफटी टेस्ट नहीं होता था। अब मैं आदेश से ये जानना चाहूँगा कि आपने अपने फिज़िकल टेस्ट की तैयारी किस तरीके से करी? मैंने अपने फिज़िकल टेस्ट के लिए राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी से एडवाइस लिया था। उन्होंने हमें एक ट्रेनर प्रोवाइड किया जो कि काफ़ी अच्छे हमें काफ़ी अच्छा गाइड करते थे। हमें कुछ टेक्निक्स बताए कि हमें कैसे रनिंग करनी है, किस तरीके से हमें हमारा टाइम कम करना है, जो कि हमें 6.5 मिनट में कंप्लीट करना था, उसे कैसे आप 5:30 में या 6 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, फिज़िकल टेस्ट आप फौज की भर्ती प्रक्रिया का एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, तो इसके लिए हमेशा आपको सही व्यक्ति के गाइडेंस में ही तैयारी करनी चाहिए। और ज़्यादातर हमें जो फिज़िकल ट्रेनर्स हैं वो एक्स जो सर्विसमैन है वो अच्छी तरीके से तैयार कर देते हैं। अब आदेश से मैं ये पूछना चाहूँगा कि सेकंड फेज़ जब आपने पास कर लिया तो उसकी आगे की प्रोसेस क्या थी? मैं बताना चाहूँगा, जब सेकंड फेज़ में आपका फिज़िकल हो जाता है, डीएफटी हो जाता है, एसआरटी हो जाता है, उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको एक टॉपिक दिया जाता है, एक पेज पे एक टॉपिक होता है जिसको आपको रीड करना होता है और उसके बारे में कुछ सोचना होता है, कुछ पॉइंट्स आपको माइंड में सेट करने होते हैं। फिर आपके पास पर्सनल एक टाइम दिया जाता है आपको, पर्सनली 1.5 मिनट का या फिर 1 मिनट का, जिसमें आपको अपने बारे में इंटरव्यू देना है, अपने बारे में बताना है और उस टॉपिक के बारे में कुछ लाइंस बोलनी है। फिर हमारा होता है ग्रुप डिस्कशन शुरू, जो कि 15 मिनट्स का होता है। ग्रुप डिस्कशन में हमें एक दूसरे से डिस्कस करना होता है उस टॉपिक के बारे में कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, क्या प्लस पॉइंट है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब बताना होता है। जब हमारा फेज़ 2 कंप्लीट हो जाता है तब हमारे पास आता है फेज़ 3, जो कि होता है मेडिकल टेस्ट। उसमें हमारा फुल मेडिकल चेकअप होता है। मैं आदेश से अपने दोस्तों के माध्यम से ये पूछना चाहूँगा, अक्सर विद्यार्थियों में ये प्रश्न रहता है कि जो ग्रुप डिस्कशन है और जो इंटरव्यू है, क्या वो पूरा इंग्लिश में ही बोलना ज़रूरी है? वहाँ पे हम लोग हिंदी का यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? उसका जवाब आपका क्या रहेगा? देखिए, ये मैटर नहीं करता है कि आप इंग्लिश में बोल रहे हो, हिंदी में बोल रहे हो। मैटर ये करता है कि आपका जो पॉइंट है वो कितना सटीक है या फिर कितना एक्यूरेट पॉइंट है। जनरली आप चाहो तो हिंदी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आई प्रीफर कि आप इंग्लिश ही यूज़ करो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बिल्कुल, इंटरव्यू आप हिंदी के वर्ड्स भी वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप इंग्लिश का मैक्सिमम यूज़ करें। उसके लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, कहीं पे कम्युनिकेशन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आगे की प्रक्रिया आदेश से पूछूंगा कि फ़ेज़ सेकंड को क्वालिफाई करने के बाद आगे क्या होता है? फेज़ सेकंड को क्वालिफाई करने के बाद आपके पास है फेज़ 3, जो कि है हमारा मेडिकल। इसमें आपका पूरा बॉडी चेकअप होता है, जो भी आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, ईसीजी, एक्सरे वगैरह, मतलब फुल बॉडी चेकअप होता है। तो आदेश, आपका जो मेडिकल टेस्ट था वो कहाँ पे हुआ था? मेरा मेडिकल टेस्ट AFH 15 में हुआ था, जो जैसलमेर में है। ठीक है। और मैं आदेश आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि मेडिकल टेस्ट के लिए आपको एकेडमी से कोई गाइडेंस वगैरह मिला था क्या? जी हाँ, हमें एकेडमी से काफ़ी पहले ही गाइडलाइंस दे दी गई थी कि आप जो मेडिकल टेस्ट है वो पहले एक बार करवा लेना चाहिए, प्राइवेट या फिर जैसा आप चाहो वैसे करवाना चाहिए। प्री मेडिकल जिसे हम बोलते हैं, वो आपको करवा लेना चाहिए, ताकि अगर कोई इशू होता है तो हम उसे रिजॉल्व कर सकें। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, ताकि हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और बाय ग्रेस मेरा मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आया था और मैं क्वालिफाइड हो गया था। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा। ये इन्होंने एक अच्छी बात बताई कि प्री मेडिकल करने से अगर कोई समस्या होती है तो वो पहले ही रेक्टिफाई हो जाती है और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से अपना मेडिकल टेस्ट दे सकते हैं। अब मैं आदेश से पूछना चाहूँगा कि फाइनली जब इन्होंने फ़ेज़ फर्स्ट, फ़ेज़ सेकंड और फ़ेज़ थर्ड का एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ जब पास कर लिया तो रिज़ल्ट के लिए फिर उन्होंने कितने दिन इंतज़ार किया, फाइनल रिज़ल्ट कैसे आता है और किस तरीके से इसकी प्रोसेस होती है, उसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा। देखो, फाइनल रिजल्ट से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जब फेज़ 3 क्लियर हो जाए तो आप प्लीज़ सेफली अपने घर पर रहें। काफ़ी प्रिकॉशंस ले बाहर जाने से, जैसे आप ड्राइव वगैरह करते हैं तो उसमें काफ़ी सेफ्टी रखें। जब आपका फेज़ 3 हो जाता है तो आपका रिज़ल्ट आता है अप्रॉक्स 2 to 3 मंथ्स बाद, क्योंकि कुछ बच्चे जिनका रीमेडिकल बचा होता है उनका रीमेडिकल होना होता है। तो जब आपका 2 to 3 मंथ्स के बाद रिज़ल्ट आता है तो फर्स्ट आपके आती है प्रोविज़नल सिलेक्शन लिस्ट, जिसमें आपके पास सारे कैंडिडेट्स होते हैं, फिट्स कैंडिडेट, अनफिट कैंडिडेट, एंड एक टर्म होता है CSV, जिसका मतलब होता है जो एब्सेंट थे
मेडिकल के टाइम उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है CSV में। फिर कुछ दिन बाद अप्रॉक्स 9 to 10 डेज़ के बाद आपके पास आती है फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट, जिसमें आपके पास 2 कैटेगरी होती हैं, एक होता है मेंस, एक होता है स्टैंड बाय। मेंस में वो कैंडिडेट्स होते हैं जिनका सिलेक्शन श्योर होता है कि आपके पास कॉल लेटर आएगा। स्टैंड बाय में उन स्टूडेंट्स को रखा जाता है जिनका बाई चांस कुछ मेंस जो कैंडिडेट हैं वो रिपोर्ट नहीं कर पाए या एब्सेंट हो गए, किसी वजह से बाहर हो जाते हैं, तो फिर स्टैंड बाय कैंडिडेट्स को चांस दिया जाता है और फाइनली आप ज्वाइन हो जाते हो। बिल्कुल, यहाँ पे आदेश ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जब हम लोग मेडिकल फिट हो जाते हैं और अपनी ज्वाइनिंग के लिए इंतज़ार करते हैं तो हमें अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, क्योंकि इन बिटवीन अगर हमारा कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ होता है तो एकेडमी ज्वाइन करते टाइम जब दोबारा मेडिकल होता है तो उस समय भी अपन बाहर हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो करी कराई मेहनत पे पानी फिर सकता है। और अभी दोस्तों को सबको आपको पता ही है, कोविड-19 वैश्विक महामारी चल रही है, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है और जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनको अपना मेडिकली फिट रहना है ताकि ज्वाइनिंग के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा आदेश, और फटाफट इनसे पूछूंगा कि जो भी हमारे दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखो, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप प्लीज़ कभी भी हिम्मत ना हारें। अगर आपने सेना ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है तो सेना का पहला डेफिनेशन ये है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, जो कि हमें ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम सिखाया जाता है, या फिर हमें ये समझना है, हमें हमेशा मोटिवेट रहना है। अगर बाय चांस आप मान लो कभी एक एग्ज़ाम में नहीं पास हो पाते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम स्टॉप कर दें उसी चीज़ को। आप बार बार ट्राई करते रहो, कभी ना कभी आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको हार नहीं माननी है, लगातार आपको प्रयास करना है। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, एक दिन ज़रूर आपका किसी न किसी पोस्ट पे सिलेक्शन होगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा हमारा आज का सेशन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई एक बार फिर से मैं आदेश को देना चाहूँगा, और हमारे दोस्तों को बाकी की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।